फिल्म की शुरुआत में हम सारा को देखते हैं जो अपने दिन की शुरुआत अपने पिता जोएल के लिए बर्थडे गिफ्ट के रूप में नाश्ता बनाकर करती है और उसके अंकल टॉमी भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। खाना खाते समय वे रेडियो पर सुनते हैं कि इंडोनेशिया में कुछ गड़बड़ी हुई है। स्कूल जाने से पहले सारा अपने डैड की टूटी हुई घड़ी को ठीक करवाने के लिए कुछ पैसे लेने के लिए चुपके से उसके ड्रॉअर को चेक करती है। यहाँ वे उसके पिता द्वारा छिपाए गए चाकू के बारे में जानने के लिए उत्सुक होती है। जिसके बाद जब वह घर छोड़ते हैं तो वे पाते हैं कि उनका पड़ोसी डैनी अपनी ग्रैंडमदर की देखभाल कर रहा है जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी है और व्हीलचेयर पर गंभीर स्थिति में रहती है। तब डैनी उन्हें कहता है कि वे कुछ समय से उन्हें मिलने नहीं आए हैं, इसलिए जोएल बिजी होने का बहाना बनाता है और प्रॉमिस करता है कि सारा फ्री होकर उनसे मिलने जरूर आएगी। जिसके बाद स्कूल के बाद सारा अपने डैड की घड़ी ठीक कराने के लिए शहर जाती है। जब दुकानदार घड़ी पर काम कर रहा होता है तो अचानक उसकी वाइफ वहां आती है जो काफी डरी हुई दिखती है और जल्दी से शॉप को बंद कर देती है। दुकानदार को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, लेकिन वह अपना काम पूरा करने के लिए जल्दी करता है ताकि सारा वहां से जा सके। उसी शाम सारा अपने पड़ोसियों से मिलने जाती है और डैनी की वाइफ कोनी को बताती है कि उसने रास्ते में बहुत सारी पुलिस देखी है, लेकिन कोनी ने न्यूज़ पर ऐसा कुछ भी नहीं सुना। वहाँ घर में डीवीडी का एक बड़ा कलेक्शन है और सारा इसे चेक करने लगती है। तभी उसके पीछे बूढ़ी ग्रैंडमदर को एक अजीब तरह का दौरा पड़ता है, जबकि वह हिलने डुलने में बिल्कुल सक्षम नहीं है, लेकिन सारा इसे नोटिस नहीं कर पाती और एक डीवीडी अपने बैग में रख लेती है। बाहर जाते समय वह देखती है कि कुत्ता बूढ़ी ग्रैंडमदर को उत्सुकता से घूर रहा है। जब वो बाहर निकलती है तो बहुत सारे आर्मी प्लेन्स को शहर के ऊपर से जाते हुए देखती है। जिसके बाद रात में वह टीवी पर सुनती है कि पूरे शहर में हिंसक घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार इसके पीछे का कारण नहीं बता रही। तभी जोएल के घर आने पर वो टीवी बंद कर देती है और उसे जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में घड़ी और डीवीडी देती है। इसलिए वे दोनों उस फिल्म को एक साथ देखने का फैसला करते हैं। हालांकि सारा सो जाती है। अचानक जोएल को किसी का फोन आता है और वो सारा को बिस्तर पर लिटा देता है और अपने ट्रक में निकल जाता है। 3 घंटे बाद सारा जागती है और बाहर से हेलीकॉप्टर और लोगों के चीखने का शोर सुनती है। जब वो घर में अपने पिता को नहीं पाती तो टीवी ऑन करती है। यहाँ उसे घर से बाहर ना निकलने की वार्निंग लिखी मिलती है। तभी अचानक खिड़की पर हुए शोर को सुनकर वो चौंक जाती है, जो पड़ोस के घर का कुत्ता करता है, जो कि काफी डरा हुआ है। सारा उसे शांत करने के लिए बाहर जाती है और उसे घर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता किसी खौफ के कारण घर में नहीं जाना चाहता और खुद को सारा से छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। सारा की समझ में नहीं आता कि कुत्ता अपने ही घर में जाने से क्यों डर रहा है। तब सारा पड़ोसियों को देखने जाती है और सभी लाइटें बंद होने के कारण उसे फर्श पर खून तब तक नजर नहीं आता जब तक वो उस पर कदम नहीं रखती। वह डैनी का खून था जो फर्श पर घायल पड़ा है और मदद के लिए भीख मांग रहा है। सारा ये सोचकर करीब जाती है कि उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, मगर बूढ़ी ग्रैंडमदर को मृत कोनी को खाते हुए देखकर चौंक जाती है। ग्रैंडमदर के मुंह से कुछ अजीब फंगस निकल रही है और जब वह सारा को नोटिस करती है तो वह उस पर भी हमला करने की कोशिश करती है, इसलिए सारा घर से बाहर भाग जाती है। उसी वक्त जोएल और उसका भाई टॉमी एक ट्रक में वहां आ जाते हैं। ग्रैंडमदर उन पे हमला करने घर से बाहर आती है और जोएल उसे मारने से नहीं हिचकिचाता, ये समझाते हुए कि उन्होंने लोगों को शहर में इसी तरह किसी वायरस से इन्फेक्टेड होकर हमला करते हुए देखा है और इसका एकमात्र समाधान इन्फेक्टेड लोगों को मारकर खुद को बचाना। तब वह वहां से ट्रक में निकल जाते हैं और जोएल सारा को बताता है कि वे कहते हैं कि यह किसी प्रकार का वायरस या परजीवी है और शहर के कई लोग इस वायरस से प्रभावित हुए हैं और शायद जब उनके पड़ोसी ग्रैंडमदर को चेकअप के लिए शहर के अस्पताल ले गए थे वहीं से वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। शहर से बाहर जाते समय वे देखते हैं कि एक घर में आग लगी हुई है और लोग लिफ्ट के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन जोएल टॉमी को उन पर ध्यान न देने के लिए कहता है। जब वे हाईवे पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया है। टॉमी मैदान के माध्यम से ड्राइव करने की कोशिश करता है, लेकिन सेना पहले ही आ चुकी है और पूरे एरिया को ब्लॉक कर रही है। वे शहर को पार करने के लिए ट्रक को घुमाते हैं और नॉर्थ की ओर जाते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें मैक्सिको जाने के लिए कोई साफ सड़क मिल जाएगी। आर्मी प्लेन्स जमीन के काफी करीब से उड़ रहे हैं और शहर में लोग डरे हुए हैं और शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं और कारों के गुजरने के लिए जगह नहीं छोड़ रहे। टॉमी वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक को अब घेर लिया गया है और तभी आर्मी वहां बम गिरा देती है। उनका ट्रक विस्फोट की चपेट में आ जाता है और पूरा परिवार कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। जब सारा को होश आता है तो वह पाती है कि उसके टखने में चोट लगी है और जोएल उसकी सावधानी से ट्रक से बाहर निकलने में मदद करता है। उसी वक्त एक कार ट्रक से टकरा जाती है और उसमें आग लग जाती है, जिससे वह गली बंद हो जाती है जहां टॉमी खड़ा था। तब दोनों भाई शहर के बाहर मिलने का फैसला करते हैं,
तेजी से जाने के लिए जोएल सारा को उठा लेता है और सड़कों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है जो अब संक्रमित लोगों से भरी हुई हैं, जो मासूमों को खा रहे हैं। एक संक्रमित आदमी उन्हें देखता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है, इसलिए जोएल उससे बचने के लिए दुकानों और घरों के अंदर भागना शुरू कर देता है। संक्रमित आदमी हार नहीं मानता और उनका पीछा करता है जब तक कि वे वापस बाहर नहीं आ जाते, जहां वह उन पर हमला करने वाला होता है कि अचानक उसे एक आर्मी सोल्जर गोली मार देता है। जोएल मदद मांगता है, ये समझाते हुए कि वे संक्रमित नहीं हैं, लेकिन सैनिक को तब भी उन्हें मारने का आदेश मिलता है। जब वह आर्मी सोल्जर गोली मारता है तो जोएल रास्ते से हट जाता है और सारा को गिरा देता है। तब एक गोली उसके शरीर को छूती है। सोल्जर फिर से गोली मारने वाला होता है, लेकिन उसी समय टॉमी वहां आ जाता है और उस सोल्जर को मार देता है। जोएल सारा को देखने के लिए भागता है और यह जानकर टूट जाता है कि गोली ने उसे केवल इसलिए नहीं मारा था क्योंकि गोली सारा के शरीर से गुजर कर आई थी। वह खून को रोकने की कोशिश करता है और सारा को बताता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर तभी सारा उसकी बाहों में मर जाती है। 20 साल बाद बोस्टन एक क्वारंटाइन्ड बंजर भूमि बन गया है जिसकी सीमाओं पर लगातार सेना की नजर है। लोग सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई भी छोटी मोटी नौकरी करते हैं, मगर लोगों के लिए यह एक काफी मुश्किल जिंदगी है। एक सुबह एक छोटा बच्चा जो बाहर खो गया था असाइलम के लिए आता है और सैनिक बच्चे को जरूरी जांच करने के लिए अंदर ले जाते हैं। तब एक सैनिक बच्चे से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से टेस्टिंग मशीन संक्रमण का संकेत देती है, इसलिए बच्चे को एक घातक इंजेक्शन दे दिया जाता है। कुछ देर बाद बच्चे के शरीर को एक ट्रक पर उस जगह भेज दिया जाता है जहां वे संक्रमित लोगों को जलाते हैं। जोएल कभी कभी यहाँ काम करता है और इतने लंबे समय के बाद वह इस बात से परेशान नहीं होता है कि उसे जवान लाशों को आग में फेंकना पड़ता है। वह अक्सर अन्य काम मांगता है जैसे सड़क की सफाई या जिससे भी उसे थोड़ा पैसा मिल सके, मगर गुप्त रूप से वह एक तस्कर के रूप में भी काम कर रहा है। एक दोपहर वह उस जगह जाता है यहाँ बिना परमिशन के क्वारंटीन जोन में एंटर करने वाले लोगों को मौत की सजा दी जाती है। यहाँ उसे एक सिपाही मिलता है जो उससे अवैध चीजें खरीदता है और बदले में पैसे के साथ कुछ सिगरेट भी देता है। सिपाही उसे ये भी बताता है कि उसे एक ट्रक मिल गया है जिसे वह जोएल को बेच सकता है और वे कुछ दिनों में लेन देन करने के लिए सहमत हो जाते हैं, जब रिश्वत लेने वाले सैनिक रखवाली के लिए तैनात होंगे। अभी के लिए सिपाही उसे रात में घर पर रहने की सलाह देता है क्योंकि कुछ लोगों का ग्रुप जिन्हें फायरफ्लाइज के नाम से जाना जाता है शहर में बहुत गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं और गार्ड्स को शूट ऑन साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। सैनिक जिस ट्रक को देने वाला है उसमें बैटरी नहीं होगी, इसलिए जोएल की दोस्त टेस एक डीलर के साथ बातचीत कर रही है ताकि वह उसे हासिल कर सके। वास्तव में इसके लिए पैसा वह पहले ही दे चुकी थी, मगर डीलर ने बैटरी किसी और को बेच दी थी और उसने पैसा खर्च कर दिया था। जब वह जवाब मांगने आई तो डीलर के बॉडीगार्ड्स ने गलती से टेस को पीट दिया और अब डीलर उसे जाने नहीं देना चाहता क्योंकि वह जोएल से डरता है। इसी बातचीत के दौरान बाहर एक विस्फोट होता है जो दीवार को उड़ा देता है और अंदर सभी को घायल कर देता है। तब टेस देखती है डीलर चला गया है और उसे वहां से भागने का मौका मिल गया है। बाहर आने पर उसे पता चलता है कि किसी ने सेना के ट्रक पर बॉम्ब लगाया था। टेस दूर जाने की कोशिश करती है क्योंकि अलार्म लोगों को एरिया को खाली करने के लिए वार्निंग दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है कि फायरफ्लाइज और सेना सड़क के बीच में एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। तब अपने हाथ ऊपर उठाकर वह सेना से मदद मांगती है कि वे फायरफ्लाइज में से नहीं है, मगर फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बीच फायरफ्लाइज के ठिकाने पर एली बाहर चल रही गड़बड़ी को सुनती है जिसे काफी हफ्तों से वहां बांध कर रखा गया है। उसने फायरफ्लाइज को अपना नाम वेरोनिका बताया है। जब भी कोई डॉक्टर जांच के लिए आता है तो उसे स्वस्थ बताता है, मगर अब एली उसके ऊपर बार बार होने वाले एक ही टेस्ट से परेशान हो गई है और अपने सवालों के जवाब जानना चाहती है। दूसरी तरफ जोएल अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जिसके पास एक पुराना रेडियो है और लोग उसे पैसा देकर बाहरी दुनिया की खबरें जानते हैं। जोएल उसे सैनिक द्वारा दी गई सिगरेट देकर अपने भाई टॉमी के बारे में पूछता है जो सालों पहले व्योमिंग भाग गया था, लेकिन 3 हफ्तों से उसका कोई मैसेज नहीं आया है, जो कि साधारण बात नहीं है, मगर आज भी कोई खबर नहीं है। इसलिए जोएल वेट करते करते थक चुका है और उससे व्योमिंग टावर की लोकेशन के बारे में पूछता है। उसका दोस्त उसे लोकेशन दे देता है, मगर साथ ही उसे सावधान करता है कि बाहर जाना काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि वहां इन्फेक्टेड लोगों के साथ साथ लुटेरों से भी खतरा है। तब जोएल घर जाता है और सभी चीजों को बाहर निकालता है जो उसने भागने के लिए शुरू से इकट्ठा की थी और मैप के जरिए व्योमिंग टावर जाने का प्लान बनाना शुरू कर देता है, जिसके दौरान वो काफी शराब पीता है और तब पता चलता है कि उसकी घड़ी फिर से टूट गई है, मगर वह अपनी बेटी को याद करने के लिए इसे पहने रखता है। आखिरकार वह सो जाता है। जब टेस अंत में घर आती है वह उसे जगाने के बजाय बस उसके साथ सो जाती है। अगली सुबह जोएल टेस को लगी चोटों को देखता है और टेस उसे उसके साथ हुई सभी घटनाओं के बारे में बताती है। जोएल गुस्सा हो जाता है क्योंकि टॉमी को खोजने के लिए उसे बैटरी की जरूरत है।
इसलिए टेस उसे यकीन दिलाती है जिसने भी बैटरी खरीदी है उसे खोज लेंगे और बलपूर्वक इसे वापस ले लेंगे। इस बीच फायरफ्लाइज के ठिकाने पर लीडर मार्लिन से उसके लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों बिना किसी कारण उन्हें जंजीर से बंधी एक अनजान लड़की के लिए आर्मी के साथ फाइट करके अपने लोगों को खोना पड़ रहा है। तब मार्लिन बताती है कि ऐसा करके वह आर्मी का ध्यान भटका रहे हैं ताकि आज रात वे एली को रेडियो टावर तक सुरक्षित ले जाने के लिए निकल सकें, और वो एक पेपर पर उन्हें इसके पीछे का कारण बताती है कि एली खास क्यों है। दूसरी तरफ जोएल और टेस मुखबिरों को पैसा देकर बैटरी की जानकारी लेते हैं और उसे लेने के लिए एक छिपी हुई सुरंग के माध्यम से बिल्डिंग में एंटर करने के लिए सहमत होते हैं। इस दौरान एली उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करती है जिससे वो बंधी है, मगर तभी अचानक मार्लिन वहां आ जाती है और एली को उसका बैग देती है जिसमें उसका एक चाकू भी है जो उसे काफी पसंद है। अंततः वो उसकी जंजीरों को खोल देती है और उसे बताती है कि क्यों वो सबके लिए खास है, जिसे उसे अपनी सेफ्टी के लिए किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरी तरफ जोएल और टेस बिना किसी की नजर में आए पुराने मेट्रो सुरंगों के जरिए शहर के नीचे से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वे एक डेड एंड तक पहुंचते हैं। यहाँ असल में बिल्डिंग में एंटर करने के लिए रास्ता होना चाहिए था, लेकिन तब उन्हें बारूद की गंध आती है और फर्श पर खून टपकता दिखता है। जब वे अंत में कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं तो वे डीलर और उसके आदमियों को मृत पाते हैं। यहाँ बैटरी को देखकर पता चलता है कि बैटरी खराब थी और वे सभी लोगों के साथ स्कैम करने के लिए मारे गए हैं। तब अचानक उन्हें दूसरे कमरे से आने वाली कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब जोएल चेक करने जाता है तो एली उस पे हमला कर देती है, जिसे वो जल्दी से दूर धकेल देता है। जोएल एली के चाकू को अपने पैर के नीचे दबा लेता है और मार्लिन और उसके फॉलोअर्स पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्होंने पहले बैटरी खरीदने की कोशिश की थी। तब जोएल मार्लिन पर आरोप लगाता है कि वह वही है जिसने टॉमी को उसके खिलाफ कर दिया था, मगर मार्लिन के पास बहस के लिए समय नहीं है और समझाती है कि उन्हें एली को आज रात क्वारंटीन जोन से बाहर निकालने की जरूरत है। चूंकि वह और उसके साथी घायल हैं, इसलिए वह अब ऐसा नहीं कर सकते और मार्लिन चाहती है कि जोएल ऐसा करे क्योंकि वह एक स्मगलर है, और बताती है कि पुराने स्टेट हाउस में फायरफ्लाइज की एक टीम उनका वेट कर रही है और वादा करती है कि अगर वह एली को बिना किसी खरोंच के वहां ले जाते हैं तो वे जोएल को उसकी जरूरत की सभी चीजों का भुगतान करेंगे। जिसके बाद जोएल और टेस इस पर चर्चा करते हैं और इस डील के लिए मान जाते हैं, लेकिन एली को यह पसंद नहीं आता और मार्लिन उसे विश्वास दिलाती है कि उनके पास यही एक रास्ता है। एली अपना चाकू वापस लेती है और जोएल और टेस के साथ जाने से पहले अपना बैग उठा लेती है। उन्हें रात ढलने का इंतजार करना है, इसलिए फिलहाल वे जोएल के घर रुकते हैं। जोएल तब तक सोने का फैसला करता है जब तक कि जाने का समय नहीं हो जाता। कुछ घंटे बाद जोएल जागता है और एली को ये कहते हुए सुनता है कि वह दीवार के दूसरी तरफ जाना चाहती है क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ में इस शहर से बाहर कभी नहीं गई। जोएल सोचता है कि एली शहर के किसी इम्पोर्टेंट लीडर की बेटी है, लेकिन एली अपने बारे में कुछ नहीं बताती। उसी समय टेस वहां आती है और बताती है कि जाने का समय हो गया है। आर्मी लोगों को कर्फ्यू के बारे में याद दिलाने के लिए पूरी रात सड़कों पर गश्त करती है, मगर टेस और जोएल एली को साथ लेकर एक विशेष तस्करी सुरंग के जरिए शहर की सीमा के ठीक बाहर निकल आते हैं। एली को विश्वास नहीं हो रहा कि वह सच में उस क्वारंटीन शहर से बाहर आ गई है और बिना किसी इमारत वाले आकाश को देखकर वो चकित हो जाती है। सेना और मिलिट्री लाइट से बचते हुए तीनों छिपते छिपाते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मगर जब वे एक पुरानी दीवार के पास पहुंचते हैं तो एक सैनिक उन्हें देख लेता है। टेस की रिश्वत की पेशकश को नजरअंदाज करते हुए वह आदमी तुरंत उन्हें घुटनों पर बैठा लेता है और मशीन से उनकी जांच करता है। जोएल और टेस ठीक हैं, लेकिन जब वह एली के पास जाता है तो वह अपने चाकू से उसके पैर पर वार कर देती है। सैनिक उसे मारने के इरादे से एली पर अपनी बंदूक पॉइंट करता है और तभी जोएल को वह रात याद आती है जब उसने अपनी बेटी सारा को खो दिया था। तब जोएल सैनिक पर हमला करता है और उसे तब तक पीटता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। टेस सिपाही की परीक्षण मशीन उठाती है और एली के संक्रमित होने का पता चलने पर चौंक जाती है। जोएल को उसकी आवाज में डर साफ साफ दिख रहा है, मगर तभी एली तुरंत अपने हाथ पर निशान दिखाती है जो कि काफी पुराना घाव था, जिससे पता चलता है कि उसे कई दिनों से संक्रमण है, लेकिन यह नहीं फैला, जिसका मतलब है कि वह इम्यून है और वह नहीं बदलेगी। तब वे सेना को करीब आता हुए सुन सकते हैं, इसलिए वे इस चर्चा को बाद के लिए छोड़ने का फैसला करते हैं और फेंस में एक छेद के माध्यम से वहां से निकल जाते हैं और अंत में शहर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हैं। और इसी सीन को दिखाते हुए यह मूवी खत्म हो जाती है।